आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस, 2 क्लास ऑलरेडी हमने इसके कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम सेंटेंस के कुछ और टाइप्स देखते हैं जो बचे थे। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो सेंटेंस होते हैं फंक्शन वाइज, उसको आज से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर वाइज। एक क्लास में हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा ये वास्ट नहीं है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिंपल से छोटे छोटे हैं और सिंपल से हैं। और जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, अगर आएंगे तो इससे बाहर से नहीं आएंगे। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आज कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कल जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस वो कवर हो जाएगा पूरा। तो चलिए आज देखते हैं हम जो सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, मतलब संरचना के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं, बेसिकली 4 ही होते हैं, ठीक है। उनको आज हम देखते हैं। तो जैसे कि पहला है हमारे सामने, ये कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस हम जानते हैं, सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूरा अर्थ निकलता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि अगर कोई सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यही होता है ना। सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब। कुछ हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, या फिर अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा चलेगा, कुछ और वर्ड आगे नहीं होगा चलेगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। अब जब सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक पूरा अर्थ दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एक होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कितने कॉम्बिनेशन हुए, एक कॉम्बिनेशन हुए। एक सब्जेक्ट है भाई, एक वर्ब है, एक कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। तो देखिए जो सिंपल सेंटेंस है ना वो भी यही होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का केवल एक कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का केवल एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब बात करें सिंपल सेंटेंस को, तो सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब निराश्रित या फिर स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, मतलब वो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसे हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको कहा जाता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है उससे। जैसे एग्जांपल देखें, देखिए यहां पर लिखा है ना, सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी की दूसरे के ऊपर ये आश्रित नहीं होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये खुद में अपना स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ दे सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है, मैं दौड़ता हूं, ठीक है। आयरन का मतलब है मैं दौड़ता हूं। इससे आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट थोड़ी हो रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि मैं कहना कहा चाहता हूं, मैं दौड़ता हूं, ठीक है। इसमें देखेंगे तो देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया और पूरा अर्थ निकल रहा है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। दूसरा जैसे देखें, आई एम वॉचिंग टीवी, इसका मतलब क्या होगा, मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूं। अब इसमें देखिए आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम वॉचिंग हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, जिसमें एम होता है हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग होता है मेन वर्ब, दोनों मिलकर के वर्ब ही कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, मतलब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, और पूरा अर्थ दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। इसको भी देखोगे एक कॉम्बिनेशन बना था सब्जेक्ट और वर्ब का, इसमें भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है सब्जेक्ट और वर्ब का। अब देखते हैं तीसरा, राम इज गोइंग टू स्कूल, क्या मतलब होगा इसका, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, या फिर सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो कुछ करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में कोई कुछ कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, हु का क्वेश्चन करेंगे, कौन का क्वेश्चन करेंगे, उसका रिप्लाई जो भी वर्ड देगा वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है।
तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग हमारा वर्ब हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा मेन वर्ब है, दोनों मिलकर के वर्ब ही कहलाते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, टू स्कूल। अब देखिए यहां पर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, पूरा अर्थ सही दे रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का केवल एक कॉम्बिनेशन वर्ब है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। क्लियर है, सिंपल सेंटेंस होगा। अब देखिए इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब इसमें देखिए इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसको ना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। इंग्लिश में दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, एक तो इट होता है, एक इट होता है और एक होता है देयर। देयर इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, इन दोनों को, केवल ये दोनों ही होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, या फिर इसको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, कई कई जगह डमी सब्जेक्ट या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। किसको किसको, इट को और देयर को। क्लियर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इट हमारा सब्जेक्ट है, इज रेनिंग हमारा वर्ब है। ठीक है, जिसमें इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रेनिंग हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक कॉम्बिनेशन फिर तैयार हो गया सब्जेक्ट और वर्ब का, तो ये भी क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें आप देखोगे सब्जेक्ट और वर्ब का केवल एक कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। क्लियर है, सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज या दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए। ठीक है, ये अपने आप से स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ दे सकता है। ठीक है, जैसे कि ये जो सेंटेंसेस थे इन्होंने दिया। क्लियर है, अब चलिए देखते हैं हमारा अगला टाइप, ये था सिंपल सेंटेंस, अगला देखते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस ना सिंपल सेंटेंस से मिलकर के बनता है। जब दो सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस जब किससे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर कभी कभी सेमीकोलन से, सेमीकोलन इस तरीके का होता है ना, एक तो होता है ऐसे दो डबल डॉट कर दिए, वो क्या हो जाता है, कोलन हो जाता है, और ये होता है हमारा सेमीकोलन। तो जब दो सेंटेंस कभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर किससे, सेमीकोलन से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। देखिए यहां पर लिखा है ना, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सेमीकोलन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, देखिए यहां पर लिखा है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है, बट इतना ही है। अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए फैन बॉयस, ये इसका ट्रिक है याद रखने का। फैन बॉयस एकदम इजी है ना, फैन बॉयस है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बस फैन बॉयस अगर ये शब्द याद है तो ये समझ के चलिए ये भी आपको याद है। ठीक है, तो ये होने चाहिए दो सेंटेंस के बीच में या फिर कोई सेमीकोलन होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो सेंटेंस होगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और दिया है कि जो कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के क्या होते हैं, दो कॉम्बिनेशन होते हैं। अब क्यों कॉम्बिनेशन होंगे दो, जब दो सिंपल सेंटेंस है, जैसे एक सिंपल सेंटेंस में एक कॉम्बिनेशन होता है तो दो सिंपल सेंटेंस में ऑब्वियसली दो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, है ना। और सिंपल सेंटेंस को क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो सिंपल सेंटेंसेस है इसलिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। क्लियर है, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई एम राम एंड ही इज श्याम। ठीक है, मैं राम हूं, ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है इतना, ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है इतना। ठीक है, ये अलग अलग अपना पूरा अर्थ दे सकते हैं।
ठीक है। और उन दोनों सिंपल सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। एंड क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इस देखिए यहां पर दिख रहा होगा ना, एंड क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे इसी को, तभी वो क्या होता? तभी वो कंपाउंड सेंटेंस ही होता। अगर यहां पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना होकर के अगर हम इसी को इस तरीके से लिखते, आई एम राम, उसके बाद यहां पर सेमी कोलोन लगा दीजिए, क्लियर है। आगे लिख दीजिए ही इज श्याम, ठीक है। आई एम राम सेमी कोलोन ही इज श्याम, ये भी क्या होगा? ये भी कंपाउंड सेंटेंस ही होगा, ठीक है। क्योंकि या तो कंपाउंड सेंटेंस किसी जुड़ता है, या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है, या फिर किसी सेमीकोलन से जुड़ा होता है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल। मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है, इसका मतलब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। सोहन इज सिंगिंग, सोहन गा रहा है, ठीक है। मोहन पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब सोहन गा रहा है, इसका मतलब भी समझ में आ रहा है। दोनों का अपना अलग अलग मतलब है, पूरा मतलब है, ठीक है। मतलब दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब दोनों सिंपल सेंटेंस को यहां पर कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। बट क्या होता है? बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, देखिए यहां पर है ना, ये बट है ना, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों सिंपल सेंटेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर बट की जगह सेमी कोलन डाल देते ना, तो भी वो कंपाउंड सेंटेंस होता, ठीक है। आप यहां पर बट की जगह सेमी कोलन का यूज भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है उसमें, क्लियर है। कभी कभी एग्जाम में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे दिया जाता है, कभी कभी सेमी कोलन दे दिया जाता है, बाकी इंडिकेट दोनों करते हैं कंपाउंड सेंटेंस को, क्लियर है। अब देखिए अगला, ही स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, ठीक है, उसने कड़ी मेहनत किया। अगर अब अच्छा मैं सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूं। जैसे इसमें ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, ये हमारा वर्ब था, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा वर्ब था। एक कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है, तो कंपाउंड सेंटेंस में दो कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। जैसे इसमें मोहन इज रीडिंग, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज रीडिंग हमारा वर्ब है, एक कॉम्बिनेशन बना। बट के बाद देखिए सोहन इज सिंगिंग, सोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग हमारा वर्ब है, एक कॉम्बिनेशन यहां पर बन गया। मतलब एक और एक, दो कॉम्बिनेशन यहां पर भी बन गए, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, वर्ब हमारा क्या है? स्टडीड, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पर, है ना। येट, येट होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए यहां पर है, कंजंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें और डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल यहां पर क्योंकि जरूरत पड़ता है इसलिए केवल नाम बता रहा हूं, इनका यूज मैं बताऊंगा कहां, कंजंक्शन टॉपिक जब हम पहुंचेंगे वहां पर, क्लियर है। ही स्टडीड, यहां पर ना देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यही होता है, लेकिन यहां पर क्या है? V2 है ये, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, यहां पर V2 यूज हुआ है। इसको कैसे पहचानेंगे पता है? इसके वर्ब को देखकर, वर्ब को देखकर जब टेंस पढ़ेंगे ना तो आप पहचाना सीख जाओगे डिटेल से, ठीक है। अभी टेंस नहीं पहुंचे हैं ना, तो यहां पर डाउट हो सकता है आपको, ठीक है, वो जाहिर भी है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही स्टडीड हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। हार्ड होता है एडवर्ब, ये एडवर्ब होता है, जब एडवर्ब पढ़ेंगे ना तो वो समझ में आएगा आपको। तो केवल आपको यहां पर ध्यान देना है, ही स्टडीड हार्ड, पूरा अर्थ दे रहा है, उसने कड़ी मेहनत की। कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूं? क्लियर समझ में आ रहा है कि उसने कड़ी मेहनत की, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें एक कॉम्बिनेशन बन गया सब्जेक्ट और वर्ब का। अब देखिए येट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद ही फेल्ड, येट ही फेल्ड, येट को रहने दीजिए, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ठीक है। इसका भी अपना महत्व कहता हूं, इसका अर्थ निकल रहा है। ही फेल्ड, इसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और फेल्ड हमारा वर्ब हो गया। यहां पर भी एक कॉम्बिनेशन यहां पर बन गया, सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन यहां पर बन गया। तो देखिए ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें भी दो कॉम्बिनेशन बन गए, सब्जेक्ट और
वर्ब के। दोनों क्या है, ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है। जैसे ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस था, ये सिंपल सेंटेंस था, ये सिंपल सेंटेंस था, ये भी सिंपल सेंटेंस था। तो जब दो सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर किसी सेमीकोलन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य। हिंदी में इसको क्या कहते हैं जी, संयुक्त वाक्य बोला जाता है। और जो सिंपल सेंटेंस था ना, उसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस को हम कहते हैं साधारण वाक्य, और जो कंपाउंड सेंटेंस है उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। तो ये हुए साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा, पढ़ेंगे एक बार दो बार बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला टाइप हम देखते हैं, जो है हमारा, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं हिंदी में पता है, मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य भी बोलते हैं ये। अब ये क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है, तो देखिए यहां पर लिखा है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब सिंपल सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए मैं दोनों को अर्थ यहां पर आपको बता देता हूं। इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ रहा है, जिसको अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, वो अपने आप में पूरा अर्थ देता है। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, इफ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास। ठीक, अगर वह कड़ी या पर वर्क्स हार्ड बोल लेता हूं, ये भी ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टडीज भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडीज ठीक है। अगर वह कड़ी मेहनत करके पढ़ता है, कड़ी मेहनत करके पढ़ता है तो ठीक है तो यहां पर नहीं आएगा ये, वह पास या फिर उत्तीर्ण। ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर वह कड़ी मेहनत करके पढ़ता है तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं ये लिखूंगा वह उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, इससे आपको कोई डाउट हो रहा है क्या, ये अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, वह उत्तीर्ण हो जाएगा, वह खाना खा लेगा, है ना, वह सो जाएगा, इसका मतलब हमें समझ में आता है, कोई डाउट नहीं होता। लेकिन अगर एक पल के लिए आप इसको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, अब केवल उतना देखो, अगर वह कड़ी मेहनत करके पढ़ता है तो, अगर वह कड़ी मेहनत करके पढ़ता है तो, ठीक, अब मैं बोल रहा हूं भाई अगर वह कड़ी मेहनत करके पढ़ता है तो, आप बोलोगे तो क्या सर, आप बोलोगे ना तो क्या, क्वेश्चन राइज हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो क्या। अब उसका जवाब ये दे रहा है, अगर वह कड़ी मेहनत करके पढ़ता है तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। मतलब ये अपने अर्थ के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये जो है अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बस ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, आश्रित बोलते हैं इसको, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, क्लॉज मतलब उपवाक्य। ठीक है, ये अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट।
ये अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ दे रहा है ना। तो जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ देता है उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। और जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है उसे डिपेंडेंट कहते हैं, जैसे कि ये है, ये वाला जो पार्ट है वो अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम हटा दे तो इसमें जो अर्थ है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि अगर वो कड़ी मेहनत करके पढ़ता है तो क्या होगा, उसको क्या होगा ये बता रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये वाला, क्योंकि ये अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है। इफ ही स्टडीज हार्ड, अगर वह कड़ी मेहनत करके पढ़ता है, इसका मतलब ये निकलता है तो वह पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना अर्थ पूरा नहीं देता इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये अपना अर्थ पूरा देता है इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें भी जैसे ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, लेकिन ये डिपेंडेंट है, हाँ, क्योंकि अर्थ पूरा नहीं दे पा रहा है ये, ठीक है। तो अब यही होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी डिपेंडेंट क्लॉज से किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये एक और दूसरा एक, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जुड़े हो, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पहचान करनी है कि दिया गया सेंटेंस, दिया गया वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्र वाक्य है कि नहीं है, तो आपको यह देखना है कि उस सेंटेंस में, इंग्लिश में तो दिया रहेगा, इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में दिया रहेगा, उस सेंटेंस में क्या कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या फिर क्या कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये दोनों किस में आएंगे, ये अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है ना, हमेशा आपको बीच में मिलेगा ना, तो क्या होगा, ये हमेशा आपको बीच में मिलेगा, ये ना, ठीक है, ये हमेशा आपको बीच में मिलेगा, हाँ। क्यों? क्योंकि अगर ये शुरू में आया तो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा, लेकिन वो जब बीच में आएगा तो दो सेंटेंस या दो जोड़ने का काम करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, तो ये हमेशा बीच में आएगा। तब आप मान के चलना कि वो जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। या फिर इनमें से जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिख रहा है ना, ये आपको शुरू में भी, ठीक है, देखिए ये WH वर्ड है, ये WH वर्ड जो दिख रहे हैं ना, ये WH वर्ड है, ये WH वर्ड है, मैंने आपको बताया था, ये भी बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी इसमें करना, जैसे वेयर एवेयर, व्हाट एवेयर, व्हाइल, ठीक है, ये क्या है, व्हेन एवेयर, ये शुरू में भी आ जाता है और बीच में भी आ जाता है, ठीक है। वहां पर वो बताते हैं कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। लेकिन अगर हु, हुम, हुज, व्हाट, विच ये क्वेश्चन के शुरू में आए, ठीक है ना, तो जनरली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं, लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप हो, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। देखिए, आफ्टर, ऑल्दो, दो, एज लॉन्ग एज, इफ, बिकॉज, बिफोर, सिंस, सो दैट, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, ठीक है, वेयर, वेयर एवर, व्हाट एवर, व्हाइल, इसके अलावा हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, दैट, ये आपको किसी भी सेंटेंस में दिखे, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो वो सेंटेंस हमेशा कैसा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्लियर है? तो ये पहचान बताते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बस देखना है कि भाई दिया गया जो सेंटेंस है उसमें क्या कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, चाहे शुरू में चाहे बीच में, लास्ट में देख लीजिएगा फुल स्टॉप है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लॉज को, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फिर आप रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हो, ठीक है। ये भी रिलेटिव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत भी आते हैं, बट मैंने इनको अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि आगे जाकर के हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है।
जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो डिटेल से इनको पढ़ेंगे, और कंजंक्शन पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबका मीनिंग, सबका यूजेस इंडिविजुअली कैसे होता है वो सब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग पहचानना सीख जाइए, क्योंकि हमें सेंटेंस की पहचान करना है इसलिए। क्लियर है? देखिए, जैसे कि यहां पर देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें एक क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, और ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? जैसा कि देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है। ठीक है, आई नो, ठीक है, मैं जानता हूं, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, नो क्या है, वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब देखिए, अब यहां से देखिए, इसकी शुरुआत दैट से हो रही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दैट। अगर मैं बोलूं कि वह ऑनेस्ट है, ठीक है, कि वह ऑनेस्ट है, तो आप बोलोगे ओके, कि वह ऑनेस्ट है तो क्या, आप बोलोगे ना, है ना, अधूरा लगता है, अब इसको कोई पूरा करेगा, है ना, उसको पूरा कौन करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, उसके कि वह ऑनेस्ट है ये मैं जानता हूं। क्लियर है? अगर हम केवल इतना को देखें, इसको हटा दे, तो उसका अर्थ अधूरा रह जाएगा। मैं बोलूंगा क्या है, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। यहां पर जो की जुड़ रहा है ना, वो अंतर पैदा कर दे रहा है। ठीक है, अगर केवल इतना ही रहता, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, इसका पूरा मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या जुड़ जा रहा है, दैट। मैं बोल रहा हूं भाई कि वह ऑनेस्ट है, तो कि वह ऑनेस्ट है तो क्या, क्योंकि की जो है अंतर पैदा कर दे रहा है, अंतर पैदा कर रहा है, इसको अस्पष्ट कर रहा है, उसका अर्थ पूरा नहीं दे रहा है। उसका अर्थ पूरा करने में कौन मदद कर रहा है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज की मदद कौन करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज करता है। डिपेंडेंट क्लॉज की मदद कौन करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस मतलब वो अपने आप में पूरा अर्थ देता है। क्लियर है? तो डिपेंडेंट क्लॉज किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। और क्लॉज का मतलब क्या होता है पता है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, क्लॉज। जहां आपको सब्जेक्ट और वर्ब को कॉम्बिनेशन दिख रहा है, आप बोलोगे ये एक क्लॉज है। ठीक है, एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, एक से अधिक क्लॉज भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वहां पर एक क्लॉज होगा। अगर दो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन है तो वहां पर दो क्लॉज होगा। अगर तीन सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन है वहां पर क्या हो गए, तीन क्लॉज होंगे। ठीक है, मतलब जितने सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन होंगे उतने क्या होंगे जी, क्लॉज होंगे। ठीक है, जितने सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन होंगे उतने क्लॉज होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। व्हेन इट रेन्स वी स्टे एट होम, हम घर पर रुकते हैं जब बारिश होती है। ठीक है, अगर इसको हम छिपा दें, सपोज ये करें एज्यूम कि यहां पर कुछ नहीं लिखा है, हम केवल इतना देखें, वी स्टे एट होम, हम घर पर रुकते हैं, मतलब समझ में आ गया, हम घर पर रुकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको छिपा दें, सपोज इसको हम छुपा दें, अब मैं बोलता हूं व्हेन इट रेन्स, अगर बारिश होती है, मैं बोलता हूं अगर बारिश होती है, तो आप बोलोगे तो क्या, अगर बारिश होती है तो क्या, है ना, ये क्वेश्चन अराइज होता है ना, मतलब मन में डाउट होता है, तो क्या अगर बारिश होती है, उसका जवाब कौन देता है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्योंकि अपना अर्थ पूरा नहीं दे पा रहा है, ये इसलिए क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये अपना अर्थ पूरा दे रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब इसका जवाब ये देता है, अगर बारिश होती है तो मैं घर पर रुकता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे किसकी शुरुआत होती है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत होती है।
ठीक है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना या फिर जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे किसकी शुरुआत होती है? डिपेंडेंट क्लॉज की। ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको इतना? देखिए अगला, इफ ही कम्स, अगर वह आता है, ठीक है, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब सपोज इतना हम छिपा दें, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्लियर अर्थ मिल रहा है? ठीक है, अब उसको हम छिपा देते हैं। ठीक है, अब मैं केवल इतना, इसको हम छिपा दिए, अब केवल मानते हैं इतना है, इफ ही कम्स, अगर वह आता है। मैं बोलता हूं अगर वह आता है, तो आप बोलोगे क्या? अगर वो आता है तो क्या? ये क्वेश्चन बनता है ना, क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इसका अर्थ कौन समझाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो समझाएगा कि अगर वह आता है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपने अर्थ के लिए निर्भर करता है या फिर डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, यानी कि किस पर? सिंपल सेंटेंस पर। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत किससे होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखिए आपको यहां पर दिख रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है, चाहे वो यहां पर रिलेटिव नाउन भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए, एक था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के एक कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के एक कॉम्बिनेशन होते हैं किसमें? सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं। दो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को कौन जोड़ता है? या तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ता है या फिर एक सेमीकोलन जोड़ता है। दोनों सिंपल सेंटेंस है, मतलब दोनों अपना अर्थ अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन उसमें एक कॉम्बिनेशन पूरा अर्थ दे सकता है, लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन पूरा अर्थ नहीं दे सकता। किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो उसको अपना पूरा अर्थ देने के लिए किस पर डिपेंड करना पड़ता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। अब कैसे पहचानेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? तो डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत हमेशा किससे होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। ठीक है, हाँ, डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत किससे होती है? किससे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है, या फिर ये जो दिया है ना, ठीक है, इनसे होती है। ठीक है, तो ये क्या है? पहचानने का तरीका है। क्लियर है? अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा है अगला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब संयुक्त मिश्र वाक्य। ठीक है, संयुक्त मिश्र वाक्य। अब देखिए, कंपाउंड मतलब, कंपाउंड से क्या पता चलता है? कम से कम दो सिंपल सेंटेंस होंगे। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो सिंपल सेंटेंस होते हैं या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्या पता चलता है कि कम से कम उसमें क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा। ठीक है, कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है किसका? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है? कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से बने सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मतलब जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो किससे बनता है? कंपाउंड सेंटेंस से और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के मिलने से बनता है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। क्लियर है? अब कंपाउंड सेंटेंस में देखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के तीन कॉम्बिनेशन होते हैं। कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होंगे? कंपाउंड सेंटेंस वाले। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है ना, वो वाला। मतलब देखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी दिखेगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी दिखेगा, इसमें दोनों दिखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता था, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता था। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों ही आते हैं। ठीक है, इसमें दो सिंपल सेंटेंस होते हैं जो किससे बिलोंग करते हैं? जो बिलोंग करते हैं कंपाउंड सेंटेंस से, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। ठीक है, जैसे देखिए, आई वॉज टायर्ड, मैं थका था।
मैं थका हुआ था, ठीक है। बट आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं थका था, मैंने अपना कार्य किया। ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो इतना पूरा क्या हो गया, इतना हमारा कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉज टायर्ड हमारा वर्ब है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन तो बनेंगे ही, क्लियर है। आई फिनिश्ड माई वर्क, इसमें आई सब्जेक्ट है, फिनिश्ड हमारा वर्ब है। इतना कंपाउंड सेंटेंस हो गया। देखिए बिकॉज, बिकॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा था बिकॉज क्या होता है, देखिए ये बिकॉज दिख रहा है आपको, ठीक है। बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की से किसकी शुरुआत होती है, किसकी, डिपेंडेंट क्लॉज की, है ना, डिपेंडेंट क्लॉज की। तो इतना क्या हो गया, डिपेंडेंट। अगर मैं सपोज इतना छुपा दूं, है ना, मैं बोलूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट था, तो आप क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे ना, कहना क्या चाहते हो ये बोलोगे, है ना। मैं बोलूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, तो क्या, आगे पीछे कुछ बोलो, ऐसे बोलोगे, है ना। तो ये अपना अर्थ पूरा नहीं दे रहा है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये क्या है हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों आ रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आपको पहचानना आ रहा है कि कंपाउंड कंपाउंड कहता हूं जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो आप सेंटेंस को देखकर ही समझ जाओगे कि वो जो दिया गया सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। क्या वो कंपाउंड सेंटेंस है, क्या वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर वो क्या सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। समझ में आया रही है। सपोज आप सेंटेंस का मतलब नहीं भी समझ रहे हो ना, अगर आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, समझ जाओगे कि दिया गया सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कल, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ के आना। अब देखिए अगला सेंटेंस, सी लाइक्स द मूवी, उसे मूवी पसंद है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जी, ठीक है। आई लाइक इट टू, ये हमारा आई हमारा सब्जेक्ट, लाइक हमारा वर्ब है, यहां पर भी कॉम्बिनेशन है। ऑल्दो इट इज वेरी लॉन्ग, ये देखिए यहां से हमारा डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो गया, इतना हमारा कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा हो गया, इतना हमारा कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा हो गया, और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। देखिए यहां पर इसको, इसका जो अर्थ है ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है, ये हिस्सा देगा, ठीक है। तो मतलब जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, दोनों है, मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी मिलेगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। वही पहचान करा देंगे आपको किसकी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। क्लियर है। अगले देखते हैं, व्हेन द बेल रैंग, देखिए यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले आ गया है, जब बेल बजा, ठीक है, जब बेल बजा, मैं बोलूंगा भाई जब बेल बजा, तो आप क्या बोलोगे, तो क्या हुआ, जब बेल बजा तो क्या हुआ, या फिर क्या होगा, है ना। तो ये अस्पष्ट है, अपना अर्थ नहीं दे रहे हैं। द स्टूडेंट स्टूड अप, छात्र खड़े हो गए, ठीक है। एंड क्या है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अब आपने देख लिया भाई, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, दोनों है, मतलब ये डेफिनेटली 100% ही ये क्या होंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, ठीक है। द टीचर लेफ्ट द क्लास, टीचर क्लास से चले गए, ये हो गया। क्लियर है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसमें कोई क्या नहीं होता, कोई कंजंक्शन नहीं होता, कोई कंजंक्शन, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एक बार इसको और लिख देते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में नो कंजंक्शन, ठीक है, नो कंजंक्शन। उसके बाद क्या आता है, कंपाउंड सेंटेंस आता है हमारा, कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहता है ना। देखिए सीओ से याद रखिए, ठीक है, सीओ से आप याद रखना, दोनों में क्या है, कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग। देखिए सीओ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका भी शुरुआत कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्लियर है। उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्लियर है। अब देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, इसमें दोनों होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होता है, सॉरी कंजंक्शन भी होता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों होते हैं जी। बस इतना अगर आपको पहचानना आ गया तो आप जो स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर जो सेंटेंस है ना, उनकी पहचान करना आपको आ जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये होता है, एक ये होता है, और एक क्या होता है, इसके अलावा सेमीकोलन भी हो सकता है, ठीक है, एक ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, सेमीकोलन भी होता है। क्या होता है, सेमीकोलन, दो चीजें हो सकती है, क्लियर है। तो बस इतना ही है, बहुत इजी है ये भी, और क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता, कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, या फिर कोई सेमीकोलन होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों होते हैं। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो आज हमारा जो सेंटेंस कॉन्सेप्ट है आज से खत्म हो गया है, कल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे, क्लियर है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।